हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। एक घंटे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग मध्य प्रदेश सिविल जज। एमपी हाईकोर्ट ने ऑनरेबल एमपी हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सिविल जज का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन आपको एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट वाला एक सेक्शन है, वहां जाकर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेट देखिए है 17/11/2023। आज ये जो नोटिफिकेशन है शायद इसलिए निकाला गया है शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि आज एमपी में इलेक्शंस थे और इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। आज वोटिंग एमपी में खत्म हो गई थी। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ बहुत ज़रूरी वो चीज़ें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होने वाला है वो होने वाला है एलिजिबिलिटी का। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक जो तिथि है वो 17 नवंबर है। रात को 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 18 दिसंबर है। एक महीने का टाइम आप लोग को दिया गया है। रात को 9 बजे तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और आवेदन में आपके एप्लीकेशन में जो गलती अगर कोई हो जाएगी तो उसको करेक्ट करने के लिए जो डेट है वो स्टार्ट होगी 22 दिसंबर से। और लास्ट डेट जो होगी ये आपके जो भी मिस्टेक्स होंगे उनको करेक्ट करने के लिए वो 2 दिन का आपको टाइम दिया गया है। 24 दिसंबर तक आप करेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई भी त्रुटि होगी उसमें सुधार करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 तारीख रखी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि ये है 14 जनवरी 2024। 14 जनवरी को आपका प्री एग्जाम होगा एमपी सिविल जज का। देन ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि है 26 फरवरी। 26 फरवरी को आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन देखिए, आपका जो मेंस है, मेंस की तारीख इन्होंने पहले से ही दे दी है जो कि है 30 और 31 मार्च। इन्होंने यहां तक का इन्होंने इस बार चूंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे, भाई आप पूरा का पूरा एक शेड्यूल अपना दीजिए कि साहब आप कब कब क्या क्या करवाएंगे। तो इस बार पहली बार सब कुछ सामने आया है। मेंस का जो रिजल्ट घोषित करने की जो तारीख इन्होंने बताई है वो है 10 मई 2024। देन जो इंटरव्यू है आपका, है ना, इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो बाद में अधिसूचित की जाएंगी, यहाँ पे इन्होंने लिखा है। और अंतिम परिणाम जो है वो देखिए क्या लिखा है, जो फाइनल जो रिजल्ट है ना वो आएगा आपका अंतिम साक्षात्कार, मतलब लास्ट इंटरव्यू की डेट्स के खत्म हो जाने के 10 दिवस के भीतर लिखा है, मतलब विद इन 10 डेज। यहाँ पे है विद इन 10 डेज आपका जो रिजल्ट है मतलब फाइनल वो आ जाएगा आपके सामने। देन अब देखिए जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है कि साहब कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए इस बार जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 31 वैकेंसीज हैं, प्लस बैकलॉग की 17 वैकेंसी हैं। ठीक है। और जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 9 वैकेंसी है और बैकलॉग की 11 है। अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए 12 है एंड बैकलॉग की 109 वैकेंसीज हैं। एंड जो अन्य पिछड़ा वर्ग है जो ओबीसी हैं उनके लिए 9 वैकेंसी अभी की हैं एंड एक वैकेंसी बैकलॉग की है। तो टोटल इन टोटल अगर आप देखें तो 138 वैकेंसीज हैं इस बार आपके लिए। तो काफी वैकेंसीज हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल 5th गियर में आप लोग अपनी गाड़ी डाल दीजिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। अब चलते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अगेंस्ट में अभी कुछ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी गए थे जिसको चैलेंज करते में, वो है अहर्ताएं, विच इज एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसकी देख लेते हैं जरा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है देखते हैं जरा। पात्रता में देखिए क्या लिखा है, कोई भी व्यक्ति व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, वह अच्छे चरित्र तथा अच्छे स्वास्थ्य का ना हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो चलिए ये तो हर समय रहता है। हाँ, अब यहाँ देखिए ये ग पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इन्होंने डिलीट नहीं करा है, जो सोचा जा रहा था कि साहब हो सकता है कि शायद ये डिलीट कर दे। देखिए क्या लिखा है, वह भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि धारण नहीं करता हो। ठीक है, अब अगर है तो आप एलिजिबल हैं, परंतु यहाँ पे देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम तारीख तक कम से कम 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में निरंतर विधि व्यवसाय किया हो।
अब यहाँ पे जो कंडीशन लगा दी गई है वो वही लगा दी गई है कि साहब एटलीस्ट 3 इयर्स तक आपने प्रैक्टिस करी हो एज एन एडवोकेट। और देखिए अब अथवा में क्या है, और देखिए यहाँ पे क्या है, विधि में 5 या 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शैक्षणिक करियर के साथ कोई असाधारण विधि स्नातक जिसने समस्त परीक्षा में प्रथम प्रयास में, यहाँ पे फर्स्ट टाइमर्स वो के लिए यहाँ पे इन्होंने वो डाल दिया है, अगर किसी में भी आपकी एटी आई है, ठीक है, देन फिर आप अभी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होंगे। क्या लिखा है देखिए, प्रथम प्रयास में एवं किसी भी सेमेस्टर वर्ष में बिना पूरक परीक्षा दिए अथवा बिना एटी के सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में कुल मिलाकर कम से कम 70% अंक और आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक अर्जित किए हों। दैट मीन्स अगर आपकी एक भी एटी है ना, देन फिर आपके ऊपर ये 70% का जो ये क्राइटेरिया है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी एक भी एटी आई है ना, फिर जैसा महाराष्ट्र वगैरह में होता है ना कि फिर आपको डायरेक्टली 3 साल बाद जाकर आप एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए। सो अगर आपकी एटी नहीं है या अगर आपकी कोई भी बैक नहीं आई है किसी भी पेपर में, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति लिखा है, विच मीन्स एससी एंड एसटी ओनली, ठीक है। अगर आप ओबीसी या जनरल वाले हैं और अगर आपकी मिनिमम 70% नहीं है, देन आपके ऊपर, देन आप बिना 3 साल की प्रैक्टिस के एमपी सिविल जज के पेपर में नहीं बैठ सकते। और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, देन आपकी अगर 50% या उससे ज्यादा है तो तभी आप बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली बिना एक्सपीरियंस के 50% से अगर आपके कम है तो आप भी नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। मतलब इन ऑल क्या हो गया कि अगर आपकी 3 साल की प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 3 साल की प्रैक्टिस नहीं है तो मिनिमम आपके 70% मार्क्स होने जरूरी है, ठीक है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, अगर आपके मिनिमम 70% नहीं है तो आप बिना 3 साल के एक्सपीरियंस के आप नहीं बैठ सकते एमपी सिविल जज के एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे ज्यादा एक जो बड़ा एक जो पॉइंट है वो ये है कि साहब 3 साल की प्रैक्टिस जो है वो आप कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब 3 साल की प्रैक्टिस के कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने ये क्राइटेरिया एक दे दिया है, क्या लिखा हुआ देखते हैं। अधिवक्ता के रूप में निरंतर प्रैक्टिस की अवधि की संगणना अभ्यर्थी के प्रावधिक नामांकन की दिनांक से आपका जो एक प्रोविजनल एक जो एनरोलमेंट है ना उस तारीख से करी जाएगी, इस शर्त के अध्ययन रहते हुए की जाएगी कि उसने प्रावधिक नामांकन होने के 2 वर्ष के भीतर ऑल इंडिया बार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रैक्टिस प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। जब आप एआईबी का जब आप एग्जाम क्लियर करते हैं ना, तब एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिलता है, तो वो होना चाहिए आपके पास, है ना। और किस तारीख से कैलकुलेट करी जाएगी, जिस तारीख को आपने प्रोविजनल अपना एनरोलमेंट कराया है ना, उस तारीख से 2 साल के अंदर अंदर पहली बात तो आपने एआईबी को क्लियर किया हो, प्लस आपने एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हो। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने की दशा में अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तब उस केस में क्या है, संबंधित जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने की दशा में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जो भी जुडिशियल हैं द्वारा अथवा जहां अभ्यर्थी द्वारा प्रैक्टिस की जा रही हो वहां के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव द्वारा जारी निरंतर प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस दिखाना होगा कि साहब आप कंटिन्यूअस 3 साल से कंटिन्यूअस 3 ईयर से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर, ठीक है। सहायक लोक अभियोजक सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की सेवा अवधि की संगणना के संबंध में न्याय दृष्टांत दीपक अग्रवाल विरुद्ध केशव कौशिक एवं अन्य है का अनुपालन किया जाएगा। अब जहां पे एडीपीओ वगैरह इस एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं, उस केस में फिर जो दीपक अग्रवाल के जो केस में जो हेल्ड हुआ था उसके हिसाब से होगा, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो लोग अभी बिल्कुल फ्रेश है ना, जो लोग अभी अभी कॉलेज से निकले हैं, ये थर्ड पॉइंट उनके लिए नहीं है। फोर्थ देखिए क्या है, निरंतर विधि व्यवसाय के प्रमाण पत्र के समर्थन में अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष की मतलब हर साल की 6 ऐसे मामलों की आदेश पत्रिकाएं आदेशों निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां जिनमें अभ्यर्थी का नाम अधिवक्ता के रूप में दर्शित हो रहा हो प्रस्तुत करनी होंगी। मामलों की आदेश पत्रिकाएं प्रस्तुत किए जाने की दशा में
ऐसी आदेश पत्रिकाओं से यह अवश्य दर्शित होना चाहिए कि उक्त दिनांक को मामले में कुछ सारवान कार्रवाई हुई हो। अब यहाँ पे इन्होंने ना देखिए ये मेनली एडीजे वगैरह के एग्जाम में आता है, जो कि इनने यहाँ डाल दिया है कि साहब आपको 1 साल के अंदर-अंदर आपको 6 ऐसे जजमेंट्स में अपना नाम दिखाना पड़ेगा कि साहब उसमें आपका नाम आया हुआ हो, है ना? और आपके नाम के बाद उसमें कोई ना कोई कार्रवाई हुई हो। इससे ये मतलब है कि साहब जैसे अमूमन ये होता है कि साहब जैसे जहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो जाता है ना, तो जैसे हाई कोर्ट वगैरह में ये होता है कि साहब ये कॉम्प्रोमाइज़ में जो भी जूनियर एडवोकेट्स वगैरह होते हैं या जो भी नए-नए बच्चे होते हैं, वो चले जाते हैं कि साहब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, हम सब कॉम्प्रोमाइज़ का हम लगा देंगे या ये कर देंगे, तो कॉम्प्रोमाइज़ हाई कोर्ट्स वगैरह में फिर प्रिंसिपल वो रजिस्ट्रार के यहाँ जाके होता है। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई या कॉम्प्रोमाइज हुआ ही नहीं हुआ, है ना? तो ऐसे जो भी जजमेंट्स होंगे, ऐसे ऐसे जो भी ऑर्डर्स होंगे, उसमें आपका नाम अगर है भी, तो भी नहीं माना जाएगा बेसिकली, ठीक है? अब आयु देख लीजिए मिनिमम 21 ईयर्स है। अब मुझे नहीं लगता कि जिनके 70% से कम हैं, उनका किसी के का 21 वर्ष का माना जाएगा, बट ठीक है, मिनिमम 21 ईयर इनने वो दे दिया है और मैक्सिमम देखिए 38 ईयर्स की एक इनने वो दे दी है। तो ये मैक्सिमम आयु है पूरी, ठीक है? अब आप लोग का जो एग्ज़ाम है ये बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट स्टार्ट करिए और मेरे हिसाब से शायद सुप्रीम कोर्ट से अभी जब जो वो डब्ल्यूपी जो डिसमिस हुई थी, तो हो सकता है शायद एमपी हाई कोर्ट में जबलपुर बेंच में शायद एक डब्ल्यूपी फाइल हुई है। अब अभी उसका एग्जैक्ट क्या स्टेटस है ये देखना पड़ेगा, ये देख के बता पाएंगे। लेकिन अभी के लिए एज ऑफ नाउ एलिजिबिलिटी यही रहेगी कि साहब या तो 3 साल या 70% या उससे ज्यादा, ठीक है? सो अभी हमें जैसे ही कुछ और भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा, and please like, share and subscribe our YouTube channel and please share this video ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।